हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो पहला जो क्वेश्चन है उसके अंदर हमें बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरम अलाउज अस टू पुट रिलेशन बिटवीन सरफेस इंटीग्रल एंड वॉल्यूम इंटीग्रल। इनमें से कौन सी थ्योरम सरफेस इंटीग्रेशन और वॉल्यूम इंटीग्रेशन के बीच में रिलेशन बताती है। तो गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम आपको पता भी है कि ये सरफेस और वॉल्यूम इंटीग्रेशन को कनेक्ट करती है, सरफेस इंटीग्रेशन को वॉल्यूम इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करती है। इसी तरह से स्टोक्स थ्योरम जो है वो लाइन इंटीग्रेशन को सरफेस में कन्वर्ट करता है। तो हमें पूछा गया है सरफेस इंटीग्रेशन का वॉल्यूम इंटीग्रेशन से, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, गाउस थ्योरम आ जाएगा। इसको लिख किस तरह से सकते हैं वो आप देख रहे हैं साइड में, यहाँ पर लिखा हुआ है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें बताना है, जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से कौन सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमें लिखा हुआ है के ई यानी कि काइनेटिक एनर्जी, या हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ये जो है ये कौन सी है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, आई की। तो आई किसके बराबर हो गया, 2 इंटू के ई अपॉन ओमेगा स्क्वायर। तो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, बी ऑप्शन मैच कर रहा है, इसलिए ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अ पार्टिकल इज कंस्ट्रेंट टू मूव ऑन अ सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्किल, द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द सर्किल। एक पार्टिकल है जो एक सर्कमफेरेंस यानी कि इसकी सर्कमफेरेंस हो गया इसकी परिधि, इसी के ऊपर वो घूम रहा है, तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा। तो पार्टिकल की जो पोजीशन है सर्किल पे वो उसको डिस्क्राइब किया जाता है, किया जा सकता है एक सिंगल पैरामीटर से, वो सिंगल पैरामीटर से उसको डिस्क्राइब किया जा सकता है। और जो होगा एंगल थीटा, यानी कि केवल और केवल ये एंगल ही बनाएगा और एंगल के साथ साथ ये घूमता रहेगा। रेडियस तो फिक्स हो जाएगी क्योंकि सर्कमफेरेंस पे बैठा है, तो यहाँ ये रेडियस तो हो गई फिक्स। अब ये कहीं भी घूमता रहेगा तो केवल और केवल एंगल से इसको डिफाइन हम कर सकते हैं। तो इसको डिफाइन करने के लिए केवल एक पैरामीटर चाहिए जो हो गया इसका एंगल, इसलिए इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ फाई साइक्लिक कोऑर्डिनेट, यदि फाई साइक्लिक कोऑर्डिनेट है तो इनमें से कौन सा सही है। साइक्लिक कोऑर्डिनेट जो है उसको हम मिसिंग कोऑर्डिनेट भी कहते हैं। साइक्लिक कोऑर्डिनेट जो है उसको हम मिसिंग कोऑर्डिनेट भी कहते हैं। तो मिसिंग कोऑर्डिनेट के लिए हम क्या लिखते हैं, डेल एल अपॉन डेल फाई, यानी कि डेल एल अपॉन डेल क्यू अगर आप करें तो उसका डिफरेंशिएशन, अगर क्यू साइक्लिक कोऑर्डिनेट होता है तो हम उसके लिए लिखते हैं डेल एल अपॉन डेल क्यू इक्वल्स टू 0। तो फाई साइक्लिक कोऑर्डिनेट है तो उसके लिए क्या बनेगा, डेल एल, एल मतलब लैग्रेंजियन है, तो डेल एल अपॉन डेल फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो इसका मतलब हमारे पास जो सही आंसर है वो कौन सा आ जाएगा, बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। टू वेक्टर्स ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दो वेक्टर ए और बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे जब उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। तो डॉट प्रोडक्ट यहाँ पर हमने क्या कर दिया, 0 कर दिया। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप नीडेड टू डिवाइड द इनपुट फ्रिक्वेंसी बाय 32 इज। कितने फ्लिप फ्लॉप चाहिए यदि इनपुट फ्रिक्वेंसी को हमें 32 से डिवाइड करना है। तो एक मॉड्यूलस एन काउंटर डिवाइड द इनपुट फ्रिक्वेंसी बाय एन। एन काउंटर जो है वो इनपुट फ्रिक्वेंसी को किससे डिवाइड करता है, एन से डिवाइड करता है। अब हमें कितना चाहिए, 32 चाहिए। कितना चाहिए, 32। तो 32 बनाने के लिए कितना करना पड़ेगा हमें, 2 की पावर 5, क्योंकि 5 बिट का काउंटर अगर हम लेंगे तो 5 बिट का काउंटर, तो 2 पावर कितना कर दिया, 5, तो 2 पावर 5 कितना हो गया, 32 हो गया। ठीक है, तो ईच फ्लिप फ्लॉप रिप्रेजेंट 1 बिट इन द काउंटर। एक फ्लिप फ्लॉप कितनी बिट रिप्रेजेंट करता है, 1 बिट रिप्रेजेंट करता है काउंटर के अंदर। तो एन काउंटर को डिवाइड इनपुट फ्रिक्वेंसी से कितने से करते हैं, एन से। तो 32 के लिए कितना चाहिएगा, 32 से चाहिएगा। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, 32। यानी कि मेनली जो ये लाइन है, अ मॉड्यूलस एन काउंटर डिवाइड द इनपुट फ्रिक्वेंसी बाय एन, ये एन मैं दोबारा से लिख देता हूं। तो एन के लिए एन से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें कितना चाहिए, 32 चाहिए। तो कितने से डिवाइड कर दिया, इसको 32 से ही डिवाइड कर दिया। तो आंसर हमारे पास कितना आ गया, 32। नेक्स्ट, द पाथ ऑफ अल्फा पार्टिकल इन रदरफोर्ड स्कैटरिंग। रदरफोर्ड स्कैटरिंग में हमारे पास ये फॉर्मूला बन के आता है पाथ का, ये आर इक्वल्स टू पी अपॉन एप्सिलॉन कॉस थीटा माइनस 1। और ये जो ट्रेजेक्ट्री बनती है, ट्रेजेक्ट्री बनती है हाइपरबोला की। ये ट्रेजेक्ट्री किसकी होती है, हाइपरबोला की। इसलिए जो पाथ ट्रेस होता है वो कौन सा होता है, हाइपरबोला ट्रेस होता है किसके अंदर, रदरफोर्ड स्कैटरिंग के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है द फॉलोइंग ब्रैग रिफ्लेक्शन आर एब्सेंट फॉर एफसीसी क्रिस्टल। एफसीसी क्रिस्टल के लिए इनमें से कौन सा ब्रैग रिफ्लेक्शन एब्सेंट होता है। तो सिंपल क्यूबिक लैटिस ईच प्लेन सेटिस्फाई ब्रैग डिफ्रैक्शन। जब मैं सिंपल क्यूबिक लैटिस की बात करता हूं, तो हर एक प्लेन ब्रैग्स डाइफ्रैक्शन को सेटिस्फाई करता है। जब मैं बीसीसी की बात करता हूं तो बीसीसी में H प्लस के प्लस एन, एल जो है वो इवन होना चाहिए। H के एल जो हमारे इंडाइसेस होते हैं
उनका सम क्या आना चाहिए, इवन आना चाहिए, और वो प्लेन्स प्रेजेंट हैं। ऑप्शंस जो हमें दिए हैं जैसे 2 0 0, तो इनका सम कितना आ रहा है, इवन आ रहा है। 2 2 0, इसका सम कितना आ रहा है, इवन आ रहा है। ठीक है, और एफसीसी के अंदर क्या होना चाहिए, एच के एल, ऑल ऑड और ऑल इवन, या तो सभी सभी ऑड हो और या सभी इवन हो। तो हमारे पास जो आंसर है वो कौन सा आ गया, 1 0 0। तो आप यहाँ देखो 1 1 1 1 1 1 में सभी ऑड है, तो ये प्रेजेंट होगा एफसीसी में। अब यहाँ 1 0 0 में देखो तो 1 0 0 ये क्या हो जाएगा, एब्सेंट हो जाएगा, क्योंकि ये इसको फुलफिल नहीं कर रहा है। या तो ऑल ऑड होने चाहिए या ऑल इवन होने चाहिए। यदि हमें जो ब्रैक्स रिफ्लेक्शन रखना है या ब्रैक्स डायफ्रैक्शन रखना है किसके अंदर, एफसीसी के अंदर, तो एच के एल सभी या तो ऑड हो या सभी इवन हो। बीसीसी के अंदर सभी इवन, यानी इनका सम जो है वो इवन है तो ही वो प्रेजेंट होंगे, तो वो बी और सी सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसी तरह से जो डी है वो एफसीसी को सेटिस्फाई कर रहा है, ए जो है वो किसी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, और हमें एफसीसी क्रिस्टल के लिए पूछा है ना। तो एफसीसी के लिए हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा ए आ जाएगा। नेक्स्ट, एन इंक्लाइंड प्लेन मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, अ सॉलिड स्फीयर रोलिंग डाउन द इंक्लाइंड प्लेन फ्रॉम रेस्ट विदाउट स्लिपिंग हैज लीनियर एक्सेलरेशन। तो ये कुछ इस तरह का डायग्राम होगा जो यहाँ दिखाया है। तो जब लीनियर और रोटेशनल मोशन दोनों साथ में हो रहे हो तो उस केस में हम एक्सेलरेशन इस तरह से लिखते हैं, ये फॉर्मूला हम लिखते हैं, ए इक्वल्स टू जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ के जो होता है वो होता है जायरेशन रेडियस, है ना, रेडियस ऑफ जायरेशन जो के की वैल्यू होती है। अब एंगल जो हमें दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री, तो इसको हमने लिख दिया जी साइन 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब सॉलिड स्फीयर की बात हो रही है, तो सॉलिड स्फीयर के लिए जो उसका आई है, आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो कितना है 2/5 mr स्क्वायर। आई जो है उसको अगर रेडियस ऑफ जायरेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो वो लिखा जाता है एम के स्क्वायर। तो एम के स्क्वायर इक्वल्स टू 2/5 mr स्क्वायर। तो यहाँ से के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू हो गई कितनी, 2/5। ये के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू मैं यहाँ पर सब्सटीट्यूट करूंगा, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2। तो ओवरऑल आंसर हमारे पास आ जाएगा 5g/14। तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, 5g/14। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ सम कॉन्फ़िगरेशन इज गिवन बाय, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें गिवन है वी आर इक्वल्स टू ए ई पावर माइनस लैम्डा अपॉन आर आर, वेयर ए एंड लैम्डा आर कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन होता है ई इक्वल्स टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। तो ग्रेडियंट जो हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं डेल अपॉन डेल आर के फॉर्म में, तो ए ई पावर माइनस लैम्डा अपॉन आर। इसका जब हम आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास ये टर्म बन के आएगा, ए ई पावर माइनस लैम्डा आर प्लस 1 अपॉन ए। ठीक है, तो ये पूरी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो आंसर जो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ये ए हो जाएगा। इसको क्योंकि ये वेक्टर के फॉर्म में आएगा, ग्रेडियंट हमेशा स्केलर क्वांटिटी का होता है, आंसर उसका किस में आता है, वेक्टर में। तो हमारे पास आंसर जो आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा, ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है द वॉल्यूम करंट डेंसिटी इन द वायर इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस j इक्वल्स टू के एक्स, द टोटल करंट इन द वायर वुड बी। तो j इक्वल्स टू के एस यहाँ पर क्या है, वेक्टर फॉर्म में, यूनिट वेक्टर है। हमें बहुत अच्छे से पता है कि I इक्वल्स टू जे डी ए, यानी कि ये लाइन करंट है, और J कौन सी सरफेस करंट है, तो I इक्वल्स टू जे डी ए, वॉल्यूम करंट भी इसको हम बोलेंगे, J को वॉल्यूम करंट या करंट डेंसिटी आप बोल सकते हो। तो I इक्वल्स टू जे डी ए, तो I इक्वल्स टू 0 से a तक इसको इंटीग्रेट कर दो और J की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, तो के एस डी ए हमने रख दिया। अब यहाँ पर इसको हमने किस में ले लिया, हमने इसको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में ले लिया। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट के अंदर, इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, वायर है तो वायर के चारों तरफ सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट की तरह हम ट्रीट कर रहे हैं। तो इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में हमने डी ए को क्या लिख दिया, एरिया को एस डी फाई और डी एस, एस डी फाई और डी एस, ये हमने एरिया ले लिया। तो एरिया ले लिया तो कितना हो गया, एस डी फाई डी एस। तो यहां से क्या बन गया, 2 पाई के। ठीक है, डी फाई का इंटीग्रेशन होगा तो ये कितना बन जाएगा, 2 पाई। इस डी फाई का इंटीग्रेशन होगा तो ये कितना बन जाएगा, 2 पाई। 2 पाई के बाहर आ गया। इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा, एस स्क्वायर और डी एस, ये वाला एस और ये वाला एस का मल्टीप्लीकेशन होकर क्या बन गया, एस स्क्वायर, तो एस स्क्वायर डी एस। इसको जब हम इंटीग्रेट कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, 2 पाई के एस क्यूब अपॉन 3, 0 से ए तक इंटीग्रेट कर रहे हैं तो आंसर कितना आ जाएगा, 2 पाई के ए क्यूब अपॉन 3। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, द मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E इक्वल्स टू ई नॉट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी है, इससे एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड बताना है। तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए
अगर हमारे पास ई है तो ई एम वेव के अंदर हम ये फॉर्मूला पढ़ते हैं के वेक्टर, के यूनिट वेक्टर है यहाँ पर, इंटू ई इक्वल्स टू सी। अब के जो है के, ये किसकी डायरेक्शन होती है, वेव प्रोपोगेशन की डायरेक्शन होती है। ई जो है ई की जो डायरेक्शन है वो लिखा हुआ है ई नॉट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी, एज इट इज लिख दिया। और ई की डायरेक्शन क्या आ गई, यहाँ जे लिखा हुआ है तो ये जे केप से मल्टीप्लाई कर दिया, तो के क्रॉस जे क्या आएगा, आई आएगा माइनस का। जे के करते तो आई प्लस का आता, यहाँ पर किसका आएगा, माइनस का, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस आई। और ई नॉट अपॉन सी, तो ये वाली टर्म जो है एज इट इज लिखी जाएगी ई नॉट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी अपॉन सी, और के क्रॉस जे ये क्या बन जाएगा, आई कैप। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, माइनस ई नॉट अपॉन सी साइन के जेड माइनस ओमेगा टी आई कैप। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, ए हो गया। नेक्स्ट, ये फॉर्मूला होता है, याद रखना भाई, ये फॉर्मूला है, इसको याद रखना। नेक्स्ट, द कैपेसिटेंस ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल मेटल शेल, ये फॉर्मूला है। स्फेरिकल जो कैपेसिटर बनता है उसका सीधा सीधा फॉर्मूला है। इसकी रेडियस ए है, इसकी रेडियस बी है, तो ये स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए फॉर्मूला बनता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ डाइपोल एट अ लार्ज डिस्टेंस आर गोज लाइक, तो एक डाइपोल की वजह से जो पोटेंशियल का फॉर्मूला है वो हम लिखते हैं के पी कॉस थीटा या अपॉन आर स्क्वायर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, के डॉट पी अपॉन आर स्क्वायर। तो ये डॉट प्रोडक्ट करोगे तो यहाँ पर कॉस थीटा बन जाएगा, तो के पी अपॉन आर स्क्वायर। तो जो पोटेंशियल है वो आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो ये किसके प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस एस ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर, हमारे पास बायो सावर्ट लॉ है, उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला बनता है लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर के लिए, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई एस साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। अब लॉन्ग स्ट्रेट वायर है तो लॉन्ग स्ट्रेट वायर के केस में फाई 1 और फाई 2 दोनों को हम कितना मान लेते हैं, पाई बाई 2 मान लेते हैं। दोनों पाई बाई 2 हो जाते हैं, तो यहाँ पर पाई बाई 2 वैल्यू रखोगे तो यहाँ कितना बन जाएगा 2, और 2 से 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो 2 पाई एस। जब आप इसकी डायरेक्शन निकालोगे तो थंब को करंट की डायरेक्शन में रखोगे, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई एस, और फिर इसको आपने ऐसे घुमा दिया अंदर की तरफ, तो ये अंदर की तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, यानी कि ऐसा घूमता हुआ निकलेगा, यू सर्किल बनाता हुआ। तो सर्किल बनाता हुआ निकलेगा, इसका मतलब इसका जो वेक्टर आएगा, इसमें जो डायरेक्शन लोगे आप, वो कौन सी लोगे, फाई कैप। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एस फाई कैप। नेक्स्ट, द वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन अ स्ट्रिंग इज गिवन बाय, इस स्ट्रिंग के अंदर ट्रांसवर्स वेव की वेलोसिटी का फॉर्मूला जो होता है वो होता है अंडर रूट टी बाय रो, जहाँ टी होती है टेंशन इन स्ट्रिंग और रो होता है लीनियर मास डेंसिटी। लीनियर मास डेंसिटी का मतलब होता है मास अपॉन लेंथ। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द फेज वेलोसिटी सी एंड ग्रुप वेलोसिटी सी जी आर रिलेटेड एज, तो इनका फॉर्मूला होता है सी जी इक्वल्स टू सी माइनस लेमडा डी सी अपॉन डी लेमडा। कई बार इसको ऐसे भी लिखते हैं वी जी इक्वल्स टू वी पी माइनस लेमडा डी वी पी अपॉन डी लेमडा। वीपी का मतलब होता है फेज वेलोसिटी और वीजी का मतलब होता है ग्रुप वेलोसिटी। तो इनको जब रिलेट करोगे तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारे पास, डी ऑप्शन हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। पोस्टुलेट ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आर एप्लीकेबल टू, तो पोस्टुलेट ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एप्लीकेबल होते हैं इनर्शियल फ्रेम्स के लिए, तो हमारे पास आंसर कौन सा आ जाएगा, सी आ जाएगा। नेक्स्ट है रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज, तो फोटोन का रेस्ट मास क्या होता है, 0, तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट, एट व्हाट वेलोसिटी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज इक्वल्स टू इट्स रेस्ट मास एनर्जी, तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है टोटल एनर्जी का अकॉर्डिंग टू रिलेटिविस्टिक थ्योरी, वो फॉर्मूला होता है E इक्वल्स टू E प्लस काइनेटिक एनर्जी। ये फॉर्मूला होता है ना, E इक्वल्स टू रेस्ट मास एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, रेस्ट मास एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी को हमने लिख लिया, E की वैल्यू कितनी होगी भाई, ये फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ लिख के बता देता हूँ एक बार, E इक्वल्स टू एम नॉट सी स्क्वायर प्लस के ई। तो E की वैल्यू हमने ये लिख दी, तो के ई का वैल्यू कितना बन गया, एम सी स्क्वायर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर। अब ये जो m है इसको हमने लिख दिया एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर। गिवन है कि काइनेटिक एनर्जी बराबर है किसके, एम नॉट सी स्क्वायर के, तो काइनेटिक एनर्जी एम नॉट सी स्क्वायर के इक्वल है। तो यहाँ से हमने ये काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू भी सब्सटीट्यूट कर दी, यानी कि यहाँ पर मैं कितना लिख दूंगा, यहाँ पर भी लिख दूंगा मैं एम नॉट सी स्क्वायर। तो एम नॉट सी स्क्वायर 2 हो गया और एम नॉट सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल्स टू 2, ये बच जाएगा।
इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से वेलोसिटी की वैल्यू आएगी c√3/2, तो ये वैल्यू आ गई। नेक्स्ट है ऑफ द ट्विन ब्रदर थ्योरी है, उसका क्वेश्चन पूछा गया है कि एक रिलेटिविस्टिक ट्यूर पे जाता है और वापस आता है, तो उसको जो टू ट्विन ब्रदर्स हैं, वन गोज ऑन रिलेटिविस्टिक ट्यूर एंड कम बैक द ब्रदर ऑन ट्यूर, तो जो टूर पे गया है ब्रदर वो कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, क्योंकि टाइम डायलेशन के कारण उसका टाइम स्लो हो जाएगा, तो वी क्या हो जाएगा, ये छोटा रहेगा, बिकम यंगर। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी cm, एवरेज वेलोसिटी c एवरेज एंड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी crms ऑफ द मॉलिक्यूल एंड आइडियल गैस। तो इसका मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है राम करके। तो सबसे पहले नंबर पे होती है हमारे पास रूट मीन स्क्वायर 3RT/m, फिर हमारे पास होती है एवरेज √8RT/m, और फिर होती है मोस्ट प्रोबेबल √2RT/m। हमें जो पूछा है वो पूछा है मोस्ट प्रोबेबल, एवरेज और CRMS। तो मोस्ट प्रोबेबल √2RT/m, एवरेज √8RT/m πm, और RMS √3RT/m। इनका रेशो निकाल लो, तो रेशो निकालोगे तो आंसर आएगा 1 रेशो 1.128 और रेशो 1.224, ये रेशो आएगा। ठीक है, और अगर आप इसको ध्यान से भी देखो तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, और यहाँ पर जो मैं राम आपको कई बार बताता हूँ, तो यहाँ पर राम मतलब RMS, और दूसरे नंबर पे आता है एवरेज, और सबसे लास्ट में आता है मोस्ट प्रोबेबल। तो आपको अगर ये सॉल्व भी नहीं करना है तो यहाँ से भी पकड़ सकते हो। इसको उल्टा लिख दिया, इसको ऐसे लिख दिया है M A और R ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, उल्टा लिख के पूछ लिया बस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अ ब्लैक बॉडी एट टेम्परेचर T emits radiation at peak wavelength lambda. If the temperature of black body becomes 4T, the new peak wavelength. तो वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ होता है एक, आपको पता होगा। तो वो फॉर्मूला क्या होता है, लैम्बडा मैक्स T इक्वल्स टू B। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं λ2/λ1 इक्वल्स टू T1/T2। तो λ2/λ1 इक्वल्स टू हो जाएगा T/4T, क्योंकि T2 की वैल्यू 4T है, तो यहाँ से λ2 इक्वल्स टू हो जाएगा λ/4। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है इफ U, H, F एंड G रिप्रेजेंट्स इंटरनल एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, एंथैल्पी एंड गिब्स फ्री एनर्जी रेस्पेक्टिवली, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट थर्मोडायनेमिक रिलेशन। हम ये पढ़ते हैं, फर्स्ट लॉ से डेल Q इक्वल्स टू DU प्लस PdV। सेकेंड लॉ से हम पढ़ते हैं डेल Q इक्वल्स टू TdS। तो डेल Q की जगह हम क्या लिख देंगे, TdS लिख देंगे। TdS इक्वल्स टू DU प्लस PdV। तो DU किसके बराबर हो जाएगा, TdS माइनस PdV। DU किसके बराबर हो जाएगा, TdS माइनस PdV, विच इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है एन ऑसिलेटर इज नथिंग बट एम्पलीफायर। तो एक ऑसिलेटर एक एम्पलीफायर है जिसमें फीडबैक जो हम यूज करते हैं पॉजिटिव फीडबैक यूज करते हैं, है ना। ऑसिलेटर के अंदर नेगेटिव फीडबैक हम यूज नहीं करते, पॉजिटिव फीडबैक यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है डिप्लेशन रीजन इन पीएन जंक्शन कंसिस्ट ऑफ। तो डिप्लीशन रीजन में कौन से जो आयंस होते हैं, तो वो होते हैं इमोबाइल्स आयन, है ना। कौन से होते हैं, इमोबाइल्स आयन होते हैं डिप्लीशन रीजन के अंदर। तो आंसर कौन सा आ जाएगा, डी आ जाएगा। नेक्स्ट, टू यूज ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर। तो ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर की तरह अगर आपको यूज करना है तो उसका जो कलेक्टर बेस जंक्शन है वो रिवर्स बायस में होना चाहिए, और एमिटर बेस जंक्शन जो है वो किस में होना चाहिए, फॉरवर्ड बायस में। आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो, ऑन होना चाहिए एमिटर बेस जंक्शन, और जो कलेक्टर बेस जंक्शन है वो ऑफ होना चाहिए। तो सही आंसर हमारे पास आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट बूलियन एक्सप्रेशन। पहले एक्सप्रेशन में लिखा है P बार Q प्लस PQ इक्वल्स टू Q। ठीक है, तो इसमें हम Q कॉमन ले लें तो ये लिखा जाएगा P बार प्लस P, और P बार प्लस P की जो वैल्यू है वो बन जाएगी 1। P बार प्लस P की जो वैल्यू है वो बन जाएगी 1। ये 1 हो गया, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, Q आ गया। तो हमें इनकरेक्ट पूछा है, ये तो करेक्ट हो गया। दूसरा लिखा है P प्लस Q बार और P प्लस Q। तो P प्लस Q बार को P प्लस Q से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बनेगा PP प्लस PQ प्लस Q बार P प्लस QQ बार। तो QQ बार तो हो जाएगा 0। ठीक है, तो फिर हमारे पास क्या बच जाएगा, PP प्लस PQ प्लस Q बार P। तो इसमें से हमने कॉमन ले लिया P, तो Q बार प्लस Q इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ से PP प्लस P, तो P कॉमन ले लिया तो यहाँ बच गया P प्लस 1। P प्लस 1 की वैल्यू फिर से कितनी हो जाएगी, 1। तो ओवरऑल कितना बच जाएगा, P बन जाएगा। तो ये भी सही लिखा हुआ है। थर्ड जो है उसमें लिखा है P प्लस Q Q। तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करो PP प्लस PQ, तो PP जो है वो क्या दे देगा, वो बना देगा P। तो P प्लस PQ, P कॉमन ले लो तो 1 प्लस Q, ये 1 प्लस Q बनाएगा 1। तो यहाँ बन गया P और यहाँ पर बन रहा है Q, तो इसका मतलब ये गलत हो गया। तो C ऑप्शन जो है वो गलत हो, C ऑप्शन जो है वो इसमें क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल नंबर 478
और बेस ले रखा है 10, तो इसका ऑक्टल इक्विवेलेंट बनाना है। तो 4 7 8 को हमने डिवाइड कर दिया 8 से, इसका रिमाइंडर बचा कितना 59, रिमाइंडर बचा 6, डिवाइड कितनी बार हुआ 59 से। तो 59 को डिवाइड किया हमने 8 से, तो हमारे पास 7 और रिमाइंडर बचा इसका 3, फिर 7 को डिवाइड किया 8 से 0, तो रिमाइंडर बचा 7, तो 7 3 6, इस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर में गए। तो 7 3 6 और अब बेस क्या बन गया 8, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया 7 3 6 और बेस कितना आ गया 8 आ गया। नेक्स्ट है अ डैम्पिंग फ्री हार्मोनिक ऑसिलेटर हैज 0 डैम्पिंग कॉफिशिएंट। इसका डैम्पिंग कॉफिशिएंट कितना है 0 है। इट्स क्वालिटी फैक्टर, तो क्वालिटी फैक्टर जो होता है उसको हम लिखते हैं ओमेगा नॉट टाउ से। और फ्री ऑसिलेटर के लिए क्यू की वैल्यू कितनी होती है इनफाइनाइट। यहाँ पर हमें फ्री हार्मोनिक ऑसिलेटर का पूछा है, तो उसके लिए जो क्यू है वो इनफाइनाइट होता है। तो यहाँ हमारे पास आंसर कितना, EMF ऑफ 25 मिली वोल्ट इज इंड्यूस्ड इन अनदर कॉइल प्लेस्ड नियर बाय द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। फाई इक्वल्स टू होता है MI, पढ़ा है आपने म्यूचुअल इंडक्टेंस के केस में, और EMF होता है -dφ/dt। तो E इक्वल्स टू M, यहाँ पर फाई की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देता हूँ यहाँ पर, तो ये बन जाएगा -M/dI/dt। अब ये जो EMF है इसकी वैल्यू 25 × 10⁻³ हो गई क्योंकि मिली वोल्ट में, और dI/dt, तो I की वैल्यू हमारे पास कितनी है 10 और टाइम जो हमें दे रखा है 0.1, तो 10/0.1 हो गया। सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 25 × 10⁻⁵ विच इज ऑप्शन D। नेक्स्ट पूछा है फेज वेलोसिटी ऑफ वेव वेरीज ऑन वेवलेंथ इन मीडियम एज फॉलो। V इक्वल्स टू A लैम्बडा, ये फेज वेलोसिटी है, Vp की वैल्यू है। वेयर A इज कांस्टेंट ग्रुप वेलोसिटी पूछा है, तो हमने ग्रुप वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ा है, तो Vg इक्वल्स टू V माइनस लैम्बडा dV/d लैम्बडा। तो ये जो dVp/d लैम्बडा है उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये फेज वेलोसिटी दे रखी है, तो इसको लैम्बडा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। तो इसको लैम्बडा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो आपके पास ये बनेगा -A/λ²। ये वैल्यू को इस फॉर्मूला में डाल देंगे तो हमारे पास बनेगा A/λ प्लस A/λ, जो हो जाएगा 2A/λ। तो यहाँ से Vg इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2V, जो कि ऑप्शन हो जाएगा कौन सा D। नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैज इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट अलोंग y डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट अलोंग x डायरेक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है y डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट है कौन सी डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में। ये x डायरेक्शन में चला गया, इलेक्ट्रिक फील्ड y डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड चला गया x डायरेक्शन में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज प्रोपोगेटिंग, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस डायरेक्शन में प्रोपोगेट करेगी, तो ये हो जाएगा E×B, है ना। E×B से निकालेंगे तो y×x आ जाएगा, y×x आएगा तो ये चलेगा -j, तो ये कौन सी डायरेक्शन आएगी -j आएगी। इसको सही कर लेना, कौन सी डायरेक्शन आ जाएगी -j, तो इसकी डायरेक्शन आ जाएगी -j। नेक्स्ट, इफ द फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट इन फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट इज डबल्ड द स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट के अंदर जो आइंस्टीन की इक्वेशन है वो लिखी जाती है E इक्वल्स टू W0। W0 का मतलब होता है जो हमारे पास पोटेंशियल फंक्शन होता है, वो W0 जो पोटेंशियल फंक्शन, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू एमिट अ फोटोन फ्रॉम मेटल, और प्लस KE मैक्स। तो इसको हम लिख सकते हैं hν इक्वल्स टू W0 प्लस KE मैक्स। इस इक्वेशन 1 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, और दूसरे केस में हमने ये कहा गया है कि जो फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट है उसको डबल कर दिया गया, यानी कि ये न्यू जो है दूसरे केस में उसको 2 न्यू कर दिया, तो फॉर्मूला बन जाएगा 2hν इक्वल्स टू W0, और काइनेटिक एनर्जी को हमने लिख दिया KE मैक्स प्राइम। तो ये इक्वेशन 2, और इक्वेशन 1 को मैं बता रहा हूँ आपको 2 से मैंने ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर दिया। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ 2hν बन जाएगा, ये 2W0 बन जाएगा, 2 KE मैक्स बन जाएगा। तो 2hν से 2hν कट जाएगा, तो KE मैक्स किसके बराबर हो जाएगा W0 प्लस W2 KE मैक्स, ये बच जाएगा। तो यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी, यानी कि दूसरे केस में काइनेटिक एनर्जी जो आएगी वो पहले केस के काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा हो जाएगी, तो मोर देन डबल। तो आंसर क्या आ जाएगा मोर देन डबल, विच इज ऑप्शन C। Proton and electron are accelerated by the same potential difference. Let lambda E and lambda P denotes the de Broglie wavelength of electron and proton. तो हमारे पास फॉर्मूला होता है लैम्बडा इक्वल्स टू h/p, और p को हम लिख सकते हैं √2me, और e को मैंने लिख लिया qb। तो यहाँ से लैम्बडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मास, क्योंकि पोटेंशियल दोनों का सेम है। लैम्बडा E/λp इक्वल्स टू √mp/me। मास ज़्यादा होता है प्रोटॉन का किसके कंपैरिजन में, इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में। तो यहाँ से साफ साफ दिख रहा है
कि जो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ है वो ज़्यादा हो जाएगी किससे, प्रोटॉन की वेवलेंथ से। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। नेक्स्ट, द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन एमिटेड when He plus makes a transition from state n equals to 3 to n equals to 2, 3 से 2 में ट्रांजिशन हो रहा है, तो वेवलेंथ बताना है। फॉर्मूला यूज किया 1 अपॉन लैम्बडा आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन एन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन 2 स्क्वायर। He प्लस है, हीलियम है, जेड की वैल्यू 2 हो गई, तो यहाँ हो जाएगा ये 2। एक मिनट रुकना, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर, तो ये 2 का स्क्वायर हो गया। और यहाँ पर ये कितना हो गया, n1 कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर करोगे 4, ये 3, तो ये 9 हो गया। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे ब्रैकेट वाले को, तो यहाँ बनेगा 5/36 और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे पूरा, तो हमारे पास आंसर आएगा 164.0 नैनोमीटर, ये आंसर हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ प्लेन दैट इज टेंजेंट टू सरफेस XYZ -8 इक्वल्स टू 0 एट द पॉइंट 1 to 4। जब हमें इस तरह के क्वेश्चन मिले, जब हमें प्लेन टेंजेंट निकालना हो, प्लेन के पर टेंजेंट निकालना हो, तो कैसे करते हैं, जो पॉइंट हमें दिया है तो उसके लिए लिख दिया मैंने पहले x-1, फिर लिख दिया मैंने y-2, फिर लिख दिया मैंने z-4। फिर हमें क्या करना है, जो हमारे पास प्लेन बन रहा है उसका x के साथ डिफरेंशिएट करो, उसको x वाले के साथ लिख दो, उसको y के साथ डिफरेंशिएट करो, उसको y वाले के साथ लिख दो, उसको z वाले के साथ डिफरेंशिएट करो, उसको z वाले के साथ लिख दो, और जो पॉइंट दिया है उसके ऊपर उसकी वैल्यू निकाल लो। यानी कि जब आप d5/dx करोगे और ये पॉइंट की वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे, तो आपके पास यहाँ बनेगा 8। इसी तरह से जब आप d5/dy निकालोगे, ये पॉइंट की वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे, तो आपके पास क्या बन जाएगा, यहाँ पर ये, यहाँ पर मैंने वैल्यू नहीं रखी, वैल्यू रख देता हूँ, yz लिख दिया मैंने यहाँ पर। तो यहाँ पर d5/dy करोगे, तो d5/dy करोगे तो xz बनेगा, xz बनेगा तो x की वैल्यू है 1 और z की वैल्यू है 4, तो यहाँ हो जाएगा 4 हो जाएगा 4। इसी तरह से z-4 और d5/dz करोगे तो xy बनेगा, तो यहाँ बन जाएगा 2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 4x + 2y + z = 12, जो कि इक्वेशन हो जाएगा कौन सा, b। नेक्स्ट है, अ 3x3 मैट्रिक्स A हैज ट्रेस 5, इसका ट्रेस कितने का है, 5 का है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी पॉसिबल सेट ऑफ आइगन वैल्यू ऑफ A, इनमें से कौन आइगन वैल्यू हो सकता है A का। तो 3x3 का मैट्रिक्स है जिसका ट्रेस कितना है, 5 है। तो मान लो इसकी आइगन वैल्यू है λ1 λ2 λ3, तो उसका सम किसके बराबर आना चाहिए, 5 के बराबर आना चाहिए। अब जो हमें सेट दिए हैं जितने भी, उनको आप इसमें डालकर देख लो, जिनका सम 5 आ रहा है वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट, द कम्यूटेटर ऑफ x² px, तो x px का जो कम्यूटेशन होता है वो आता है आयोटा h कट। इसी तरह से अगर आपको लिखा है x⁴n px, तो उसका कम्यूटेशन होगा n आयोटा h कट x⁴n-1। तो यहाँ n की जगह हो गया स्क्वायर, तो यहाँ n का क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और x⁴n-1 की जगह कितना रह जाएगा, x रह जाएगा। ये सीधा सीधा फॉर्मूला है, इसको आप याद भी कर सकते हैं, है ना, इससे आपको क्वेश्चन करने में टाइम नहीं लगेगा। नेक्स्ट पूछा है, पॉइंटिंग वेक्टर हैज द डायमेंशन ऑफ, तो पॉइंटिंग वेक्टर की डायमेंशन क्या है। तो पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है, पावर पर यूनिट एरिया। अब भाई इसको कैसे लिखते हो, E क्रॉस H, H को आप लिख सकते हो B/μ, तो ये बन जाता है पावर अपॉन एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। एक ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर के लिए करंट गेन दिया हुआ है उसका 0.99, कॉमन बेस एम्पलीफायर है, लोड रेजिस्टेंस दिया हुआ है, डायनामिक रेजिस्टेंस दिया हुआ है एमिटर जंक्शन का। तो लोड रेजिस्टेंस का मतलब है RC, कैपेसिटेंस का जो रेजिस्टेंस है वो हमें दिया हुआ है, इनपुट रेजिस्टेंस दिया हुआ है 50। तो वोल्टेज गेन का फॉर्मूला हमारे पास होता है V0/Vi, और V0/Vi को फर्दर सॉल्व करें तो ये बनता है IR अपॉन आउटपुट में और अपॉन IR इनपुट में। तो I का जो रेशो है, यानी कि करंट गेन का जो रेशो है, वो हमें दे रखा है अल्फा, अल्फा की वैल्यू है 0.99, ये अल्फा है, और ये आउटपुट का रेजिस्टेंस हो गया इनपुट का, तो ये 0.99 यहाँ पर वैल्यू रख दी। आउटपुट का रेजिस्टेंस हो गया 4.5, ये कितना हो गया 4.5 किलो ओम, 4.5 × 10³ अपॉन 50। तो आंसर आ गया हमारे पास 89.1, जो कि ऑप्शन हो गया ए। नेक्स्ट है, बाइनरी इक्विवेलेंट निकालना है 13.65625 का, इसका बाइनरी इक्विवेलेंट निकालना है। बाइनरी इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे इसका, सबसे पहले तो इसमें ये वाला जो टर्म है 13, इसको ले लिया मैंने, 13 को 2 से डिवाइड किया, 2 × 6 = 12, रिमाइंडर कितना बच गया 1, फिर 6 को 2 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना बच गया 0, फिर 3 को 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना बच गया 1, 2 × 2, फिर 1 को 2 से डिवाइड किया, रिमाइंडर यहाँ कितना बच गया, रिमाइंडर 1। तो इसको जब सॉल्व कर रहे हैं तो ये कितना रहा है 1101, तो 1101, यानी कि यहाँ पर भी है, यहाँ ये गलत हो रहा है,
यहाँ पर केवल 110 है तो ये गलत हो रहा है। अब इन दोनों में से फ्रैक्शन वाला पार्ट चेक करना है। तो फ्रैक्शन वाले पार्ट के लिए क्या करोगे, फ्रैक्शन वाला पार्ट है 0.65625 को मल्टीप्लाई करो 2 से, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 1.3125। तो इसका 1 ले लो बाहर, इसका 1 बाहर ले लिया यहाँ पर। फिर अब इसके पीछे कितना आ रहा है 0.3125, तो 0.3125 को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो ये आएगा 0.625। तो इसका 0 यहाँ पर आ गया, ये 0 आ गया। अब 0.625 को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो ये बनेगा 1.25। तो अब इसका 1 आ गया यहाँ पर। फिर अब ये 0.25 को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो ये बन गया 0.50, ये 0.50 बना, तो अब इसका 0 आ गया यहाँ पर। अब 0.50 को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो ये बन गया 1.00, अब इसका 1 आ गया यहाँ पर। अब 0 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 0.00, तो लास्ट में कितना आ गया 0। जब तक 0 ना आ जाए तब तक करते रहना है आपको। तो यहाँ पर 1 ये ऐसे चलना है, यहाँ पर तो 1101, और यहाँ पर कैसे चलना है MSB से LSB, यहाँ LSB से MSB चल रहे हो या MSB से LSB, मोस्ट सिग्निफिकेंट से बिट से लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट की तरफ चल रहे हो जब आप फ्रैक्शन पार्ट को सॉल्व कर रहे हो। 1010 कौन से में बन रहा है, यहाँ बन रहा है 10101। तो आंसर हमारे पास क्या हो गया, सी आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। द नंबर ऑफ बिट्स इन अ निबल, निबल में कितने बिट्स होते हैं, तो 4 बिट्स होते हैं। निबल के अंदर कितने बिट्स होते हैं, 4। स्लू रेट ऑफ एन आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर, आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए उसकी स्लू रेट क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। कितनी होती है, इनफाइनाइट। नेक्स्ट, द आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स, इसकी आइगन वैल्यू बताओ। तो इसकी आइगन वैल्यू कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसका डिटर्मिनेट निकाल लो। अब यहाँ पे सारे एलिमेंट्स सेम है तो इसका डिटर्मिनेट कितना आएगा, 0 आएगा। तो डिटर्मिनेट किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू। प्रोडक्ट कर लो, आइगन वैल्यू मान लो λ1 λ2 λ3, उसका प्रोडक्ट निकालोगे 0 आएगा। और सम जो निकालोगे वो ट्रेस के बराबर होना चाहिए, यानी कि 1 1 1 3 आना चाहिए। तो अब इसमें से देखो कौन सा वो बन रहा है, जैसे 2 1 0 करोगे तो 0 आएगा, और ये बन जाएगा 2 और 1 कितना हो रहा है, 3 हो रहा है। यहाँ 1 1 1 ये तो कैंसिल हो गया, और यहाँ 1 1 0 पर ये 2 बन रहा है। अब या तो ये है और या फिर ये है, तो फिर इसको हम चेक करेंगे। यहाँ देखो कितना बन रहा है, λ1 की वैल्यू अगर मैं 2 कर देता हूँ, λ2 की वैल्यू मैं 1 कर देता हूँ, 0 कर देता हूँ, तो प्रोडक्ट कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। और ये 3 0 0 करता हूँ, सॉरी, फिर यहाँ सम करता हूँ तो 2 + 1 3, तो यहाँ पर ये कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। अब इन दोनों में से एक आपको चेक करना है, 3 0 0 में से और 2 1 0 में से, इन दोनों में से चेक करना है। इन दोनों में से चेक करना है, तो अब आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, अब इसको आपको ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा, a - λI से। तो a - λI = 0 लगा के आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर बनाओगे 1 - λ, ये बनेगा कितना 1, ये 1, ये बन जाएगा 1, ये 1 - λ 1, ये 1 1 1 - λ। अब ये डिटर्मिनेट को आपको सॉल्व करना है। इस डिटर्मिनेट को सॉल्व करने के बाद आपको लैम्बडा की वैल्यू मिल जाएगी। तो मेरे हिसाब से लैम्बडा की आपको जो वैल्यू मिलने वाली है वो वही मिलेगी, 300। एक बार है द फील्ड इफेक्टिव ट्रांजिस्टर FET इज अ, तो FET कौन से होते हैं, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होते हैं, जबकि BJT जो है वो करंट कंट्रोल डिवाइस होते हैं। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। नेक्स्ट है द DC लोड लाइन ऑफ एन एम्पलीफायर सर्किट, एक एम्पलीफायर सर्किट के लिए DC लोड लाइन का कौन सा स्लोप होता है। तो ट्रांजिस्टर बाइसिंग की अगर मैं बात करूं तो ट्रांजिस्टर बाइसिंग के लिए IC और VCE के बीच में हम क्या बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं। तो उसमें हमारे पास इक्वेशन बनती है VCC = ICRC + VCE, ये हमारे पास इक्वेशन बनती है जब हम इक्वेशन बनाते हैं ट्रांजिस्टर बाइसिंग में। इसको मैं ट्रांसपोज करता हूं तो ये बनेगा ICRC = VCC - VCE। डिवाइड कर दूं RC से तो ये बन जाएगा IC = VCC/RC - VCE/RC। तो ये जो ग्राफ है इसको आप इसकी तरह देखो, y = x। तो यहाँ y का काम कौन कर रहा है, IC, और x का काम कौन कर रहा है, VCE, ये x का काम कर रहा है। तो x के मल्टीपल में जो होता है वो होता है उसकी स्लोप, mx + c से देखोगे तो यहाँ स्लोप कितनी हो गई, -1/RC, तो नेगेटिव स्लोप आ गई। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, नेगेटिव स्लोप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। द पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ डायमंड विद फेस सेंटर, तो डायमंड का जो पैकिंग फ्रैक्शन होता है वो 34% होता है। नेक्स्ट है K/σ ∝ T मेटल इज नोन एज, तो अगर ये रिलेशन स्टैब्लिश हो रहा है तो वो मेटल जो लॉ है वो कहलाता है वाइडमैन फ्रेंच लॉ। कौन सा कहलाता है, वाइडमैन फ्रेंच लॉ। अपरेंट लेंथ ऑफ अ मीटर रॉड मूविंग पैरेलल टू इट्स लेंथ विद वेलोसिटी 0.6, अपरेंट लेंथ के लिए निकालनी है, फॉर्मूला हमारे पास होता है L = L0 √1 - v²/c²। √1 - v²/c², इसकी वैल्यू निकालोगे, ये वैल्यू निकालोगे तो ये बनेगा 0.8।
तो एल नॉट की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 1, क्योंकि मीटर रोड बोला है। तो एल इक्वल्स टू 1 इंटू 0.8 कर दो तो आंसर कितना आ जाएगा 0.8। तो आंसर कितना हो जाएगा 0.8, विच इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट में आपको पूछा है एक्सरे ऑफ वेवलेंथ 10 पिकोमीटर। तो 1 पिकोमीटर इक्वल्स टू होता है 10 पावर माइनस 12 मीटर। तो हमारे पास जो कॉम्पटन वेवलेंथ है उसमें फॉर्मूला होता है डेल्टा लैम्बडा। डेल्टा लैम्बडा को हम क्या लिखते हैं, लैम्बडा प्राइम माइनस लैम्बडा। तो लैम्बडा की वैल्यू है 10 पिकोमीटर। लैम्बडा सी मतलब कॉम्पटन वेवलेंथ होता है। कॉम्पटन वेवलेंथ की जो वैल्यू होती है 0.0242 आर्मस्ट्रॉन्ग, तो वो मैंने यहाँ रख दी 0.0242 आर्मस्ट्रॉन्ग, 1 माइनस कॉस 45। अब ये जो इसको सॉल्व करके वैल्यू आई है, ये किस में आई है, आर्मस्ट्रॉन्ग में आई है। इसको मैंने पिकोमीटर में कन्वर्ट कर लिया। आर्मस्ट्रॉन्ग बराबर होता है 10 पावर माइनस 10, तो इसको पिको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मैंने 10 से डिवाइड कर दिया इसको, यानी कि यहाँ 10 पावर माइनस 3 लिखा है, तो इसमें से एक 10 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन जाएगा 0.709। तो लैम्बडा प्राइम इक्वल्स टू 10 उधर चला जाएगा तो 10 ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 10.7 पिकोमीटर। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा एटम आर 3 and 1 रेस्पेक्टिवली। देन द मैग्नीट्यूड ऑफ सेमी माइनर एक्सिस बी इन टर्म्स ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ए। तो हमारे पास जो सोमरफील्ड करेक्शन आता है, जो बोर्स एटॉमिक थ्योरी में सोमरफील्ड करेक्शन आता है, उसमें हम पढ़ते हैं बी अपॉन ए इक्वल्स टू के बाय एन। बी होता है माइनर एक्सिस, ए होता है मेजर एक्सिस। के की जो वैल्यू है वो हमें कितनी दी हुई है, के की वैल्यू दी है हमें 1, यहाँ लिखा है ना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू है 3 और जो अजीमुथल क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू है 1, तो ये हो जाएगा 1/3। तो यहाँ से b इक्वल्स टू हो जाएगा a/3। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास कौन सा, बी आंसर आ जाएगा, ये बी आंसर आएगा, ये गलत है। अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू एनी वेक्टर दैट ऑन द प्लेन डिफाइंड एज। तो वेक्टर किसी भी प्लेन के परपेंडिकुलर जो आएगा उसको निकालने के लिए आप क्या करो, जो एक्स वाई जेड के कॉफिशेंट है उनको फाइंड आउट कर लो। तो कॉफिशेंट ऑफ एक्स वाई जेड, कॉफिशेंट ऑफ एक्स वाई जेड, जो कॉफिशेंट ऑफ एक्स वाई जेड है उससे जो प्लेन बनेगा, उससे जो वेक्टर बनेगा वो उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पर इसका कॉफिशेंट 1 है तो ये हो जाएगा आई कैप, ये हो जाएगा जे कैप और ये हो जाएगा के कैप। तो हमारे पास आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट, इन रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा द सिलेक्शन रूल फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल इन ग्राउंड स्टेट। रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा में सिलेक्शन रूल बताना है फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल इन ग्राउंड स्टेट में। तो सिलेक्शन रूल फॉर ट्रांजिशन इन अ डायटोमिक मॉलिक्यूल इन ग्राउंड वाइब्रेशनल स्टेट आर डेल्टा जे इक्वल्स टू 0 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 1। तो यहाँ पर प्लस माइनस 2 है, सॉरी प्लस माइनस 2। तो हमारे पास कौन सा आंसर आ गया, 0 प्लस माइनस 2। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स डज नॉट एग्जिबिट अ रोटेशनल स्पेक्ट्रा। इनमें से किसके पास रोटेशनल स्पेक्ट्रा नहीं होता। हेट्रोन्यूक्लियर जो होगा वहाँ रोटेशनल स्पेक्ट्रा होगा, क्योंकि उनके पास परमानेंट जो डाइपोल मोमेंट है वो नहीं होता। किसके पास, होमोन्यूक्लियर के पास। तो ये जो है ये हेट्रोन्यूक्लियर है, इसके पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट होगा तो ये रोटेशनल शो करेगा। इसी तरह से HBr है, यहाँ पर परमानेंट डाइपोल मोमेंट होगा तो ये भी रोटेशन शो करेगा। इसी तरह से HCl है, यहाँ पर भी परमानेंट डाइपोल मोमेंट है तो शो करेगा। H2 है जो ये होमोन्यूक्लियर बनाएगा, तो ये होमोन्यूक्लियर बनाएगा तो यहाँ पर परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं होगा तो ये रोटेशनल शो नहीं करेगा। तो सही आंसर हमारे पास आ जाएगा बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। इनमें से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा नहीं है। तो हम 4 तरह के पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं हम कोवेलेंट बॉन्डिंग, एक पढ़ते हैं आयोनिक, एक पढ़ते हैं मेटालिक और एक पढ़ते हैं वंडरवॉल। तो सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग होते हैं वो होते हैं कोवेलेंट, फिर उसके बाद आते हैं आयोनिक, फिर उसके बाद आते हैं मेटालिक और सबसे कम जिनके बीच में बॉन्डिंग होती है, स्ट्रेंथ जिनकी होती है, वंडरवॉल। तो स्ट्रेंथ जहाँ सबसे कम होगी वो वंडरवॉल होंगे। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा वंडरवॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है 3He एंड 4He आर 2 आइसोटॉप्स ऑफ हीलियम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। 4He के अंदर 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है, तो ये इवन एटॉमिक मास बन रहा है। 3He के अंदर क्या बन रहा है, 2 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन, तो ये ऑड ए बन रहा है। तो यहाँ पर ये इवन एटॉमिक मास आ रहा है तो ये कहलाएगा बोसोन, और यहाँ पर ऑड आ रहा है तो ये कहलाएगा फर्मियोन। तो 4He इज बोसोन, तो 4He क्या कहलाएगा, बोसोन कहलाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, डी आ जाएगा। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन ई स्क्वायर साइन जेड अपॉन जेड स्क्वायर डी जेड वेयर द कंटूर सी इज द यूनिट सर्कल। तो पहले तो मैंने सर्कल बना लिया, तो इसका जो सेंटर हो गया वो हो गया 2,0 और रेडियस हो गई 1। तो 2,0 का एक सेंटर बना लिया, रेडियस हो गई इसकी 1। अब ये इसका पोल जब आप देखोगे तो पोल z बराबर 0 आ रहा है, तो इसका जो पोल आ रहा है वो आ रहा है z बराबर 0, और z बराबर 0 जो है वो इस सर्कल के बाहर हो गया। z इक्वल्स टू 0 ये पॉइंट है,
तो सर्किल के बाहर हो गया, सर्किल के बाहर हो गया तो इसका रेजिड्यू कितना हो गया, 0 हो गया। इसका रेजिड्यू 0 हो गया तो इसका इंटीग्रेशन भी कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि इंटीग्रेशन बराबर होता है 2 पाई आयोटा इंटू रेजिड्यू। रेजिड्यू 0 हो गया तो इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 0, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द फेज डिफरेंस बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज ऑफ ट्रांजिस्टर कनेक्टेड इन कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में जो फेज डिफरेंस है इनपुट और आउटपुट वोल्टेज के बीच में वो कितना होता है, तो कितना होता है, 0 डिग्री होता है। तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, 0 डिग्री। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ बीटा फॉर अ ट्रांजिस्टर इज जनरली, एक ट्रांजिस्टर के लिए बीटा की वैल्यू जनरली कितनी होती है, तो वो होती है 20 से लेकर 500 तक, 20 to 500। इफ द वोल्टेज गेन ऑफ एन एम्पलीफायर विदाउट फीडबैक इज 20, विदाउट फीडबैक उसकी वोल्टेज गेन है 20, नेगेटिव फीडबैक जो है उसके साथ उसकी वोल्टेज हो जाती है 12, तो फीडबैक फ्रैक्शन बताना है। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है AVF, यानी कि फीडबैक फ्रैक्शन के साथ जो गेन है वो इक्वल्स टू AB अपॉन 1 प्लस MVAV। तो AVF की वैल्यू कितनी दी है, 12, AB की वैल्यू है 20, तो 12 इक्वल्स टू 20 अपॉन 1 प्लस 20M। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो M की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, यानी कि फीडबैक फ्रैक्शन कितना आ जाएगा, 0.33। नेक्स्ट, एन ऑसिलेटर डिफर्स फ्रॉम एम्पलीफायर बिकॉज ऑसिलेटर को कोई भी इनपुट नहीं चाहिए होता है ना, तो रिक्वायर्स नो इनपुट सिग्नल। एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज सेड टू बी कंजर्वेटिव, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कंजर्वेटिव कब होगा, जब उसका कर्ल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का 0 हो जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा, कंजर्वेटिव कहलाएगा। तो कर्ल कितना हो जाए, 0 हो जाए तो वो कंजर्वेटिव कहलाएगा, यानी कि कर्ल ऑफ E जो कितना हो, 0 हो, तो वो कंजर्वेटिव बनेगा। नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एन इनफाइनाइटली लॉन्ग आइडियल सोलेनाइड ऑफ रेडियस आर कैरिंग अ करंट। तो एक इनफाइनाइटली लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होता है μ0 Ni और बाहर उसके मैग्नेटिक फील्ड होता है 0। तो अंदर कांस्टेंट होगा और बाहर कितना होगा, 0 होगा। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, ये C आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय, ये इलेक्ट्रिक फील्ड उसके दिए हुए हैं, मैग्नेटिक फील्ड बताना है। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे, K कैप क्रॉस E। तो पहले वाले के लिए जो डायरेक्शन बन रही है यहाँ से ये x, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा K कैप क्रॉस I, बाकी तो C से डिवाइड हो जाएगा। दूसरे वाले में y है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा K क्रॉस J, तो K क्रॉस I करोगे तो वो प्लस का J आएगा, है ना। K क्रॉस I जब करोगे, क्योंकि यहाँ जो डायरेक्शन है वो J है, J डायरेक्शन का मतलब हो गया K कैप, तो K कैप क्रॉस I करोगे तो वो पॉजिटिव J आएगा, और K क्रॉस J करोगे तो वो क्या आएगा, नेगेटिव K क्रॉस J, वो क्या आएगा, नेगेटिव I आएगा। K क्रॉस J क्या आएगा, नेगेटिव I। तो हमारे पास जो आंसर आएगा इसका वो क्या आएगा, D आएगा, D। तो K क्रॉस I जो यहाँ से बन रहा है, K क्रॉस I, I J K, तो K क्रॉस I क्या बनेगा, X बन गया, और यहाँ पर K क्रॉस J करोगे तो ये क्या बनेगा, Y बनेगा माइनस का। तो हम यहाँ पर K क्रॉस I कर दिया, और ये क्या है, Y है ना, तो Y करा, उल्टा लिख रहा हूँ क्या मैं, एक मिनट देखना, हाँ तो K क्रॉस I, हाँ ठीक है, सही है, एक मिनट रुकना। तो K क्रॉस I करोगे तो ये पॉजिटिव J बनेगा, ये बनेगा पॉजिटिव J, और K क्रॉस J करोगे तो ये बनेगा नेगेटिव X, ये बनेगा नेगेटिव X। तो इसको आगे लिख दिया, तो माइनस एक्स 3 E0 अपॉन सी साइन सी टी प्लस जेड ओमेगा अपॉन सी, और ये 2 E0 अपॉन सी साइन सी टी प्लस जेड ओमेगा अपॉन सी। तो सही आंसर हमारे पास सी आ गया, सी। लेवल, रोटेशनल लेवल से किसको ऑब्टेन नहीं किया जा सकता, तो फोर्स कांस्टेंट इज रिलेटेड टू वाइब्रेशनल मोशन। फोर्स कांस्टेंट किसके साथ रिलेटेड होता है, वाइब्रेशन मोशन, नॉट रोटेशनल मोशन। तो सही आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज जीरो स्पिन, इनमें से जीरो स्पिन किसकी होगी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये सारे के सारे फर्मियंस होते हैं, तो इनका स्पिन हाफ इंटीग्रल होगा या ऑड इंटीग्रल होगा h कट बाई 2 का, या h कट का ऑड इंटीग्रल होंगे, है ना। और जबकि जो बोसोन्स है उसमें क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा। तो यहाँ पर बोसोन में कॉपर पेयर जो है वो बोसोन बनता है, तो बोसोन की जो स्पिन है वो जीरो होगी, या h कट का इंटीग्रल मल्टीपल होगी, 1 2 3 ऐसा होगा। और जबकि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा हाफ इंटीग्रल में, हाफ इंटीग्रल का जो मल्टीपल है उसमें चलेगा। तो कॉपर पेयर हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, न्यूट्रिनो इज एमिटेड इन, न्यूट्रिनो किस में निकलता है, तो न्यूट्रिनो जो इंट्रोड्यूस हुआ वो बीटा डीके में हुआ। बीटा डीके में क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी का कंजर्वेशन और जो मोमेंटम का कंजर्वेशन है उसका वायलेशन हो रहा था, इसलिए उसको सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पर न्यूट्रिनो का हाइपोथेसिस दी गई, जिसको पाउली हाइपोथेसिस भी कहते हैं। तो ये बीटा डीके में आता है। नेक्स्ट, द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ 2 डायमेंशनल
हार्मोनिक ऑसिलेटर अंडर द पोटेंशियल 1/2 m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। तो इसको मैंने अलग अलग करके लिख लिया, तो ये लिखा गया 1/2 m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर 1/2 m, ये हो जाएगा 2 ओमेगा स्क्वायर, है ना। ये 4 लिखा है तो 4 को इस ओमेगा के साथ ले लिया, 2 का स्क्वायर तो 4 बनेगा ओमेगा स्क्वायर। एनर्जी जो होती है वो इसकी लिखी जाती है एच कट ओमेगा एन एक्स प्लस 1/2। इसी तरह से वाई के लिए एच कट ओमेगा वाई एन वाई प्लस 1/2। दो केस बनेंगे, एन एक्स इक्वल्स टू 1 और एन वाई इक्वल्स टू 0 यदि मैं लिखता हूँ तो ये बनेगा E10 स्टेट में आंसर बनेगा 5/2 एच कट ओमेगा, और एन एक्स इक्वल्स टू 0 और एन वाई इक्वल्स टू 1 के लिए आंसर बनेगा 7/2 एच कट ओमेगा। ओमेगा एक्स की वैल्यू कितनी हो गई ओमेगा, और ओमेगा वाई की वैल्यू कितनी हो गई 2 ओमेगा। यहाँ से ओमेगा एक्स जो है वो कितना हो गया ओमेगा, और ओमेगा वाई कितना हो गया 2 ओमेगा। तो उसके बाद हमारे पास ये आंसर बने, तो 7/2 एच कट ओमेगा लोएस्ट एनर्जी फ्रॉम बोथ, ठीक है। तो इन दोनों में से हमें लोएस्ट एनर्जी चुननी है, 5/2 एच कट ओमेगा में से और 7/2 एच कट ओमेगा में से, दोनों में से लोएस्ट कौन सा आ रहा है, तो लोएस्ट कौन सा आ रहा है 5/2 एच कट ओमेगा, इसलिए हमने आंसर कौन सा ले लिया 5/2 एच कट ओमेगा। नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द वेव फंक्शन ऑफ हाइड्रोजन एटम इज गिवन बाय, ये हमें एक हाइड्रोजन एटम का वेव फंक्शन दिया है। तो जो हमारे पास वेव फंक्शन है उसमें हम जो कोऑर्डिनेट्स लेते हैं, जो हार्मोनिक्स लेते हैं एन एल एम लेते हैं। तो एल जेड के लिए लिखते हैं हम, यानी कि जेड डायरेक्शन में उसका जो कंपोनेंट आता है एंगुलर मोमेंटम का एल एम एल, उसका आइगन वैल्यू बनता है एच कट एम एल एल एम एल। तो अगर इस पूरे वेव फंक्शन के लिए एल जेड साई किया जाए तो 1/√3 ये बाहर रहेगा, एल जेड 210, एल जेड 310 और एल जेड ये कितना है 420। तो इसका रिजल्ट कितना आता है एच कट एम एल। तो m की वैल्यू यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर भी 0 है, तो अंदर कितना आ गया 0 0 0, तो आंसर कितना हो गया 0, यानी कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एल जेड जो है वो क्या रहेगा, द स्टेट इज एन आइगन स्टेट ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एल जेड। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की स्टेट होगी ये, ठीक है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम अ रिजिड रोटर इज इन द स्टेट, रिजिड रोटर की स्टेट दी है साई थीटा फाई स्फेरिकल हार्मोनिक √3/4 पाई साइन थीटा साइन फाई, अ मेजरमेंट ऑफ एल जेड इन यूनिट्स ऑफ एच कट, एल जेड का हमें मेजरमेंट करना है। तो एल जेड को कैसे लिखते हैं एम एच कट, और यहाँ पर वाई एल एम है तो वाई एल एम थीटा फाई हो जाएगा। सबसे पहले 1 के लिए चेक कर लो एल एम, तो 1 के लिए जब चेक करोगे तो फाई थीटा फाई ये लिखा जाएगा √3/8 पाई, और साइन थीटा साइन फाई का जो सॉल्यूशन है वो बनता है ई आयोटा फाई, है ना, ई आयोटा फाई। ये सॉल्यूशन सॉल्व करने पर निकल रहा है, ऐसे डायरेक्ट नहीं बता रहा, तो -√3/8 पाई साइन थीटा ई पावर आयोटा फाई। इसी तरह से 1 का जो सॉल्यूशन निकलता है वो निकलता है √3/8 पाई साइन थीटा ई पावर माइनस आयोटा फाई। यहाँ पर प्लस आयोटा फाई है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है। तो साइन थीटा साइन फाई जो है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं, ये थीटा लिखा हुआ है, तो साइन फाई को हम क्या लिख सकते हैं 1/2 आयोटा ई पावर आयोटा फाई माइनस ई पावर माइनस आयोटा फाई। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा है, तो उसकी तरह मैंने इसको लिख दिया। तो एल जेड किसके बराबर होता है एम एच कट के बराबर होता है। तो यहां पर क्या आ रहा है एक एच कट और एक माइनस एच कट, तो एक कितना आ जाएगा +1 और एक कितना आ जाएगा -1, ठीक है, एक 1 और एक कितना आ जाएगा -1, जो कि ऑप्शन हो गया सी। नेक्स्ट, हैमिल्टोनियन ऑफ स्पिन 1/2 स्पिन सिस्टम इज गिवन बाय, तो सिग्मा डॉट बी निकालूंगा, तो सिग्मा जो है वो पाउली स्पिन मैट्रिक्स हो गई, तो सिग्मा एक्स सिग्मा वाई और सिग्मा जेड, और इसी तरह से बी जो है वो हो जाएगा बी एक्स बी वाई और बी जेड। तो एक तरह से जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये प्लस माइनस बीटा बन जाएगा, क्योंकि सिग्मा एक्स जो है उसकी जो वैल्यू बन रही होगी वो बन रही होगी 0 1 और 1 0, ये सिग्मा एक्स की वैल्यू बन रही होगी। इसी तरह से सिग्मा जेड की जो वैल्यू बन रही होगी वो बन रही होगी 1 0 और 0 -1, और इसी तरह से सिग्मा वाई की जो वैल्यू बन रही होगी वो 0 माइनस आयोटा आयोटा 0। तो ये डॉट प्रोडक्ट कराना है एक तरह से, तो एक बार एक्स का हो जाएगा, एक बार वाई का हो जाएगा, एक बार जेड का हो जाएगा, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो प्लस माइनस बीटा आ जाएगा। तो यहाँ अल्फा से मल्टीप्लाई ऑलरेडी है, तो प्लस माइनस अल्फा बीटा, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा सी आ जाएगा। नेक्स्ट, सपोज वी हैव टू नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स बोथ ऑफ मास m इन वन डायमेंशनल इनफाइनाइट स्क्वायर वेल इफ द पार्टिकल्स आर आइडेंटिकल बोसोन। अब यहाँ पर बोसोन लिखा है, तो बोसोन के लिए जो हम लिखते हैं
उसमें क्या आता है, प्लस आता है बीच में। जो हम आइडेंटिकल पार्टिकल्स के लिए जो उसकी वेव इक्वेशन लिखते हैं, फंक्शन लिखते हैं, उसमें प्लस आता है। और फर्मियोन्स होता है उसमें बीच में क्या आता है, माइनस। तो यहाँ क्या बनेगा, यह बनेगा 2πx1/a साइन 2πx2/a, क्योंकि दो पार्टिकल है तो x2/a, फिर यहाँ बीच में आएगा प्लस 2πx1/a और यहाँ आ जाएगा साइन 2πx2, ये 2 होगा, ये 2/a। तो हमारे पास आंसर कौन सा आ जाएगा, सी आ जाएगा। नेक्स्ट, अ क्वांटम सिस्टम विद एनर्जी लेवल NH कट ओमेगा n इक्वल्स टू 0 1 2 से इनफाइनाइट इज इन इक्विलिब्रियम एट टेम्परेचर T। द पार्टीशन फंक्शन को हम लिखते हैं z से, z इज एल्जेब्रिक समेशन n इक्वल्स टू 0 से इनफाइनाइट e पावर माइनस बीटा en। तो e की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें, NH कट ओमेगा। तो यहां पर मैंने कितना लिख दिया, NH कट ओमेगा। NH कट ओमेगा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस n को यहां पावर में ले जाएं इसके, ठीक है, मल्टीपल है तो पावर में ले जाएं। इसका मतलब ये नहीं होगा कि इसको आप स्क्वायर में कर दो, तो ये मल्टीपल में ये इनके ये तो NH कट ओमेगा ऐसा हमने लिख दिया। अब हमारे पास r पावर n जो एक जीपी बनती है, जीपी, तो ये जीपी बन रही है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में r पावर n जो इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो उसका समेशन का फॉर्मूला होता है 1/1 - r। तो इसी तरह से ये भी जीपी हो गया, इसको r की तरह देखो, तो ये r पावर n की तरह हो गया। तो यहाँ 1/1 - r, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 1/1 - e पावर माइनस बीटा एच कट ओमेगा, माइनस बीटा एच कट ओमेगा। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, बीटा एच कट ओमेगा। बीटा को हम लिख सकते हैं 1/kt, तो आंसर आ जाएगा 1 - e पावर माइनस एच कट ओमेगा अपॉन kt, जो कि ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट, स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स गोज ओवर टू स्टैटिस्टिक्स ऑफ डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स। इंडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स गोज ओवर टू स्टैटिस्टिक्स ऑफ डिस्टिंग्विशेबल, यानी कि इंडिस्टिंग्विशेबल डिस्टिंग्विशेबल में कब बदलेगा, कहने का मतलब है बोस-आइंस्टीन या फर्मी डायक कब मैक्सवेल में कन्वर्ट हो जाएगी, तो वो कब होगी, जब नंबर ऑफ स्टेट्स इज मच लार्जर देन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि GI ग्रेटर देन NI जब हो जाएगा, तो जो बोस-आइंस्टीन है और जो फर्मी डायक है, देयर आर 3 possible energy states for a system of 2 particles assuming Maxwell-Boltzmann distinguishable particle Bose-Einstein Fermi-Dirac statistics. The number of possible states for the system respectively are Maxwell-Boltzmann के लिए GI states और number of particles n, तो GI पावर n कर दो, तो GI पावर n करोगे तो 3 पावर 2 पार्टिकल है और 3 स्टेट है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 हो गया। बोस-आइंस्टीन के लिए क्या होता है फॉर्मूला, NI प्लस GI माइनस 1 का फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल NI GI माइनस 1 का फैक्टोरियल, तो फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2, आंसर कितना आ गया, 6 आ गया। तो ये तो सब गलत हो गए, तो पहला ही सही हो गया। और फर्मी डायक के लिए फॉर्मूला क्या लिखते हैं, फैक्टोरियल G अपॉन फैक्टोरियल N G माइनस N का फैक्टोरियल, तो आंसर आ जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, n पार्टिकल आर डिस्ट्रीब्यूटेड among the 3 states having energy E equals to 0, E equals to kT, E equals to 2 kT. If the total equilibrium energy of system is 1000 kT, the value of n is closest to total energy algebraic summation of Ni EI। Ni जो लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे, n e पावर माइनस बीटा EI अपॉन algebraic summation of e पावर माइनस बीटा EI, e पावर माइनस बीटा EI ऐसे हम लिखेंगे इसको, ठीक है। तो e पावर माइनस बीटा EI, तो बीटा जो है वो बराबर किसके होता है, 1/kt, और e की वैल्यू हमें दे रखी है 1000 kt। तो ये वैल्यू को लेकर जब हम इसको सॉल्व करेंगे एल्जेब्रिक समेशन ऑफ माइनस बीटा EI को, तो हमारे पास सॉल्यूशन आएगा 1.503। तो n1 जो निकलेगा वो निकलेगा n e पावर माइनस बीटा EI अपॉन ये z हो गया भाई, एल्जेब्रिक समेशन e पावर माइनस बीटा EI, ये पार्टीशन फंक्शन हो गया और इसकी वैल्यू हमने निकाल ली, तो ये कितना आ गया 1.503। और EI पहले केस में ये कितना है, 0 है, तो यहाँ n अपॉन 1.503 बन गया। इसी तरह से दूसरे केस में निकाल लेंगे, इसी तरह से हम तीसरे केस में निकाल लेंगे। तीनों को ऐड करना है, तीनों को ऐड करना है, तो n1 E1 प्लस n2 E2 प्लस n3 E3, ये हमने कर दिया। यहाँ से ये वैल्यू 1000 kT के बराबर हमने कर दी, तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 2400। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2400 आ जाएगी। नेक्स्ट, small concentration of minority carriers is injected into a homogeneous semiconductor crystal at one point. An electric field 25 volt per centimeter is applied across the crystal and this moves the minority carriers at a distance of 3 centimeter in 10 mu seconds. The mobility, तो E बराबर, E की वैल्यू दी है हमें, D की वैल्यू दी है, डिस्टेंस टाइम की वैल्यू दी है, तो
जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है उसका फॉर्मूला होता है म्यू इंटू ई। म्यू का मतलब होता है मोबिलिटी। तो वेलोसिटी हो गई डिस्टेंस अपॉन टाइम इक्वल्स टू म्यू ई। तो यहां से म्यू बराबर हो जाएगा डी अपॉन ई टी। तो 3/25 इंटू 10 पावर माइनस करेंगे, आंसर आ जाएगा 12,000। तो आंसर आ गया 12,000। पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट कर्व ऑफ अ हार्मोनिक ऑसिलेटर, तो ये कैसा बनता है? पैराबोलिक बनता है। तो ये आंसर आ जाएगा पैराबोलिक। इस तरह का कर्व बनता है, तो ये पैराबोलिक आ जाएगा। नेक्स्ट, इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम विद मेमोरी मैप्ड IO इनपुट और आउटपुट, तो आंसर क्या आ जाएगा? अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस कैन बी डायरेक्टली परफॉर्म्ड विद द IO डाटा। और अ डायोड दैट हैज अ नेगेटिव रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक, नेगेटिव रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक किस में होते हैं? टनल डायोड में होते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा? टनल डायोड। तो होपफुली जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं वो अच्छे से समझ आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।